पेपर 2 सेक्शन ए में कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं हमारे पेपर 2 सेक्शन ए में। लाइक देयर इज वन सेक्शन जो थ्योरी सेक्शंस में हमारा रह गया है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, इसमें हमने रियलिज्म का स्कूल कवर कर लिया है। एट द सेम टाइम लिबरलिज्म ऑल्सो नोन एज आइडियलिज्म का स्कूल भी हमारा कवर हो चुका है। तो आज की जो क्लास होगी इसमें हम बाकी जो स्कूल्स हैं लाइक मार्क्सिस्ट स्कूल, फंक्शनलिस्ट स्कूल, सिस्टम थ्योरी, ये जो टॉपिक्स हमारे बचे हैं पेपर 2 सेक्शन ए के, इन टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड टॉपिक है ऑल्दो हमने कवर किया है, ठीक है, उसका मैंने आपको नोट्स भी दे दिए हैं, तो वो यूनाइटेड नेशन में वो रहेगा। देन कोल्ड वॉर से रिलेटेड भी मैं आपको नोट्स दे चुकी हूँ। एक्चुअली कोल्ड वॉर जो है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री से काफ़ी मैच करता है ये टॉपिक, तो उसके लिए जो नोट्स दिए गए हैं एज इट इज़ आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करेंगे तो वहाँ से आपका ये चीज़ कवर हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम शुरू करेंगे अपना जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट को ही फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो शुरू करते हैं। थ्योरी में हमारा रियलिज्म एंड हमारा आइडियलिज्म स्कूल कवर हो चुका है। सो हम मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बेसिकली इसको मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोलना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स ये कंसिडर करते थे कि पॉलिटिक्स एक तरीके का एज अ सुपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो रादर देन कॉलिंग इट एज मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हम इसको बोलेंगे मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है। तो एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द सोसाइटी, जो भी चीजें सोसाइटी में होती हैं वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से होती है, इकोनॉमी की वजह से होती है। तो हम देखते हैं देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थ्योरी में। रादर हम देखेंगे कि इनका जो ज्यादातर अटेंशन रहेगा वो डोमेस्टिक स्फीयर में रहेगा, यानी एक पर्टिकुलर कंट्री में जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कार्ल मार्क्स उस एक्सप्लॉयटेशन पे ज्यादा फोकस रखेंगे। तो डोमेस्टिक लेवल पे ज्यादा फोकस रहेगा, इंटरनेशनल लेवल पे इनका फोकस नहीं रहेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इनका इतना फोकस नहीं रहेगा। लेकिन भी हम फिर भी देखते हैं कि कुछ आइडियाज जो हैं मार्क्सिस्ट स्कूल में वो रिलेवेंट है। कौन से आइडियाज ऐसे रिलेवेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से, वो आइडियाज आज हम यहाँ पर कवर करेंगे आज के सेशन में। देखिए, कार्ल मार्क्स का हालांकि हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे मार्क्सिस्ट हैं जैसे लेनिन हो गए, जिन्होंने कैपिटलिज्म के नेचर पे बात की और ये भी बताया कि कैसे कैपिटलिज्म एक्सपांड करेगा। एंड इनके अकॉर्डिंग जो बुर्जुआजी क्लास है वो प्रॉफिट्स के लिए दूसरी जगहों पर जाएंगे, यानी दूसरे देशों में प्रॉफिट्स के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए दूसरे देशों में सेटल होना शुरू करेंगे, और वहां से ये लोग एक्सप्लॉयटेशन शुरू करेंगे, एक तरीके से इंपीरियलिज्म शुरू करेंगे। तो कार्ल मार्क्स देखिए, हम देखते हैं कि नेशनलिज्म में बिलीव नहीं करते थे, बिकॉज कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो बुर्जुआजी क्लास होती है ये रिलीजन एंड नेशनैलिटी का यूज करके लोगों को पागल बनाती है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, जिससे कि लोगों को ये लगता है कि लाइक पेट्रियट होते हैं तो लोग इससे डिवाइडेड रहते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई है, धर्म के नाम पे हो गया या नेशनैलिटी के नाम पे ये लोग एक दूसरे से अलग हैं, जिसकी वजह से दीज पीपल आर डिवाइडेड बाय द बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में ये डिवाइडेड हैं, आपस में ये लड़ते रहते हैं। तो ऐसे में आपस में ही लड़ते रहेंगे, ये जैसे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहेंगे, तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है सोसाइटी में सभी वर्किंग क्लास का, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे किसी और देश से हो, उस चीज पे उनका ध्यान नहीं जाता है। तो इसीलिए ये नेशनलिज्म में बिलीव नहीं करते थे, और कार्ल मार्क्स प्रोलिटेरियन इंटरनेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं।
हमने देखा था कार्ल मार्क्स, जब हमने पढ़ा था कि कार्ल मार्क्स का कहना था कि जितने भी प्रोलेटेरिएट्स हैं, प्रॉपर्टी लेस वर्किंग क्लास के जो लोग हैं, उनको आइडिया जो है नेशनैलिटी का, जो रिलीजन का आइडिया है, उसको भुला करके एक दूसरे के साथ में आना है, एंड दे हैव टू रिमूव दीज बॉर्डर्स, एंड आपस में कोऑपरेट करना है और इस एक्सप्लॉयटेशन को एंड करना है। इसकी बात की जाती है। तो मार्क्सिज्म में सबसे जो पहले मार्क्सिस्ट थे वो थे लेनिन। लेनिन पहले ऐसे इंसान होंगे जो कि सबसे पहली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थ्योरी को लेकर के आएंगे। लेनिन बेसिकली इंपीरियलिज्म का एनालिसिस देंगे। लेनिन विल गिव द एनालिसिस ऑफ इंपीरियलिज्म। लेनिन के लिए देखिए, जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल है वो लेनिन के आइडिया से ही इमर्ज होता है, यानी डिपेंडेंसी स्कूल। यहीं से इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल में कि जो स्टेट होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक जरिया होता है एक्सप्लॉयटेशन का। तो जो दूसरे देश होंगे, जैसे अफ्रीका हो गया, आज के टाइम पे जो छोटे छोटे गरीब देश हैं, ये सभी जो अमीर देश हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, उनके यहाँ पर जो बुर्जुआजी क्लास है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। इनके जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो ये लोग लेते हैं। तो हम देखते हैं कि आज के टाइम पे स्पेशली आपको देखने को मिलेगा कि अनइक्वल एक्सचेंज हो रहा है, अनइक्वल एक्सचेंज हो रहा है, अनइवन डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट हो रही है वर्ल्ड में, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये अनइवन डेवलपमेंट है। साथ ही साथ हम देखते हैं देयर इज डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। सभी का मतलब अभी बताऊंगी मैं। एंड हम देखते हैं कि कोर एंड पेरीफेरी स्टेट्स आज के टाइम पे हमको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, अनइक्वल एक्सचेंज कैसे हो रहा है, अब हम इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो गरीब देश हैं, लाइक अफ्रीका के कुछ देश हो गए, ठीक है, अगर वो यूएसए के कुछ, यूएसए हो गया या यूएसए जैसे दूसरी कंट्रीज हो गई, इनके साथ में मान लीजिए ट्रेड में एंगेज करते हैं, तो यूएसए यहाँ पर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करता है। जो यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, बेसिकली क्या हो रहा है कि अफ्रीका से रॉ मटेरियल्स लेके जाया जाता है यूएसए, ठीक है, और ये रॉ मटेरियल यहाँ पर खरीदा जाता है और इस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है और अफ्रीका के मार्केट में ही बेचा जाता है। इससे होता क्या है कि रॉ मटेरियल्स तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल पे प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं रहता है जितना मार्जिन यहाँ पर रहता है। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट हो रही है, ये जो ट्रेडिंग है, ये जो लिबरल ट्रेड हो रहा है कि ओपन ट्रेड होना चाहिए, ये जो लिबरलिज्म फॉलो किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म, कि अगर अगर आपस में इंटरडिपेंडेंस होगी इकोनॉमी के बीच में, तो लड़ाई नहीं होगी। ये चीज हम देखते हैं, तो पीस रहेगा दो देशों के बीच में। लिबरलिज्म का मतलब नई तरीके की कॉलोनाइजेशन की हेल्प से हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अफ्रीका से जो रॉ मटेरियल्स जाते हैं बहुत सस्ते में जाते हैं, इन पे प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं होता है। इनफैक्ट जो कॉटन यहाँ से अफ्रीका से जाती है, ये अनप्रोसेस्ड कॉटन जाती है, प्रोसेस नहीं की होती, रिफाइन नहीं की होती। तो जो अनप्रोसेस जाएगी वो और सस्ती जाएगी, यहाँ पर जाकर रिफाइन किया जाएगा। अब आप रिफाइन करते हो, मान लीजिए 5 रुपए की कॉटन आपने खरीदी और उसको रिफाइन किया आपने यूएसए में, ये इसको रिफाइन करने में आपको लगे 2 रुपए और, ठीक है, तो यानी इन टोटल आपकी कॉस्ट हुई 7 रुपए। लेकिन ये जो रिफाइंड कॉटन होगी ये टेक्सटाइल्स को बेची जाएगी 15 रुपए में। तो इसका प्रॉफिट ऐड अप हो गया रिफाइनिंग के बाद में कितना, ठीक है। तो प्रॉफिट ऐड होने के बाद में 15 रुपए का प्रॉफिट, मतलब कहीं ना कहीं इसमें आपको 8 रुपए का प्रॉफिट भी मिलेगा। एट द सेम टाइम जब ये टेक्सटाइल में यूएसए में बनेगा, तो उसी कॉटन से जो कपड़ा बनेगा वो सेम कपड़ा यहाँ पर ब्रांडेड कपड़ा बेचा जाएगा
बाकी सभी मार्केट्स में 700 रुपये का, 800 रुपये का, 1000 रुपये का, हम ये देखते हैं। तो इस तरीके से हर एक सक्सेसिव स्टेज पे जब भी आप प्रोडक्ट को बनाते हो उसकी वैल्यू डबल हो जाती है, दोगुनी या तिगुनी उसकी वैल्यू हो जाती है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि एक नए तरीके की कॉलोनियलिज्म हो रही है, अनइक्वल एक्सचेंज हो रहा है। यानी यहाँ पर एक्सचेंज तो हो रहा है, लेकिन ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? ज्यादा फायदा यूएसए को हो रहा है, और अफ्रीका को उतना ज्यादा फायदा इसमें नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं डेवलपमेंट दोनों साइड हो रही है ट्रेडिंग की वजह से। अफ्रीका में भी जो कॉटन बेच करके पैसा आएगा, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये उसके मुकाबले जो यूएसए में डेवलपमेंट हो रही है उसके मुकाबले काफी कम है। यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। एनी डाउट? So we see that there is uneven development. डेवलपमेंट यहाँ ज्यादा हो रही है और यहाँ पर डेवलपमेंट कम हो रही है। तो यानी अफ्रीका जैसी जो गरीब देश हैं, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया या लैटिन अमेरिका जैसे जो देश हैं, यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट बहुत बढ़ रही है। मतलब इतनी डेवलपमेंट हो नहीं रही है यहाँ पर। तो यानी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि डिविजन हो जाता है। ठीक है, तो ये मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये चल रहा है आज के टाइम पे। तो मार्क्सिस्ट में बहुत सारे आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं जो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, हिज नेम इज इमैनुअल वॉलरस्टिन। एंड इमैनुअल वॉलरस्टिन ने मार्क्सिस्ट स्कूल में एक अपनी थ्योरी दी है। थ्योरी बहुत फेमस है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। पूरे वर्ल्ड सिस्टम को इन्होंने कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरी में। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एक ग्रैंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी है जिसके चलते ये बताना चाहते हैं, ये एनालिसिस करके बता रहे हैं कि कैसे कैपिटलिज्म ग्लोबल लेवल पे आज के टाइम पे काम कर रहा है। तो इमैनुअल वॉलरस्टिन खुद जो हैं वो लेनिन के आइडिया से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। हम देखते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ये बताते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के चलते आज के टाइम पे किस तरीके से जो गरीब देश है उनका फायदा उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये मॉडर्नाइजेशन जो थ्योरिस्ट होते हैं, उसी पाथ पे, उसी आइडिया पे ये बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो गरीबी है बहुत ज्यादा बढ़ गई है डेवलपिंग कंट्रीज में। एंड इस गरीबी को हम रोक सकते हैं अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी यानी इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ में अगर आपकी कंट्री इंटीग्रेट कर लेती है। तो बहुत सारे देशों को ऐसा बोला जाता है कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन कीजिए, जिसके चलते आपके देश को फायदा होगा। वही चीज हमको यहाँ पर इमैनुअल वॉलरस्टिन के थॉट्स में देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि इमैनुअल वॉलरस्टिन खुद ऐसे स्कॉलर्स में से हैं जो कि ये मानते हैं कि जितना ज्यादा एक कंट्री इंटरनेशनल इकोनॉमी के क्लोजर होती है उतना ही ज्यादा वो गरीब देश रहेगा। जैसे कि डिपेंडेंसी स्कूल वाले, देखिए रिस्पॉन्स इसमें ये रहता है कि अफ्रीका जो है, अभी यूएसए, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका जैसी जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इन कंट्रीज में गरीबी का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ पॉवर्टी इन दीज कंट्रीज? गरीबी का कारण है यहाँ पर, इन कंट्रीज में देखिए एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं यहाँ पर। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है इनका काम बस इतना है कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करती हैं ये, एंड अपनी कंट्री में लेके जाके वहां पर फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं और वही बना करके इन्हीं कंट्रीज में वापस भेजे जाते हैं टू गेन मोर प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो मार्क्सिस्ट स्कूल है, स्पेशली डिपेंडेंसी स्कूल वाले जो हम देखते हैं, इनका मानना है कि रादर देन गोइंग फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, इनको अलाउ करने से बढ़िया है कि हम नेशनल बेसिस पे डेवलपमेंट करें, यानी ऑटोनॉमस डेवलपमेंट होनी चाहिए, अपने आप दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना है। तो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, यानी देखिए ये इकोनॉमिक एंगल से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पूरा एनालाइज कर रहे हैं।
मार्क्सिस्ट स्कूल आपको पता ही है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करता है। तो वही सेम चीज यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो हम पढ़ रहे हैं इमैनुअल वॉलस्टीन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है हमारे इस स्कूल में। इमैनुअल वॉलस्टीन की थ्योरी के बारे में देखिए, इनकी जो थ्योरी है ना, ये डिस्क्रिप्टिव भी है, एट द सेम टाइम प्रेस्क्रिप्टिव भी है। यानी पहले तो ये हमको डिस्क्राइब करती है, अच्छे से डिटेल में बताती है कि वर्ल्ड में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, क्या सिस्टम इस टाइम पे प्रेवलेंट है, और साथ ही साथ फिर ये प्रिस्क्रिप्शन भी देती है, यानी ये सोल्यूशन भी बताती है कि इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि ये खुद डिस्क्राइब करते हैं अपनी थ्योरी में कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्ट्रक्चर कैसा है वर्ल्ड सिस्टम का, और साथ ही साथ फिर ये बताते हैं कि हमको सोशलिज्म की तरफ जाना है। तो हमारे पास में दो ही चॉइसेस रहेगी, या तो हम सोशलिज्म अपना लें या फिर हम बारबेरियनिज्म अपनाएं। बारबेरियनिज्म मतलब एक दूसरे से लड़ते रहें, ठीक है। एंड इनका ये मानना है कि आज के टाइम पे वर्ल्ड सिस्टम कैपिटलिज्म बन गया है, पूरे वर्ल्ड में जो चीज डोमिनेंट है वो है कैपिटलिज्म। आज के टाइम पे कैपिटलिज्म जो है वो थ्रू आउट द ग्लोब पूरा एक्सपैंड हो गया है, और इस एक्सपेंशन के चलते एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में लिंक हो गई है। तो ये वर्ल्ड सिस्टम को जब भी अपनी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को बताते हैं, उसमें ये सभी कंट्रीज को तीन ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं कि तीन तरीके की, तीन ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। पहली है कोर कंट्रीज। कोर कंट्रीज का मतलब है वो कंट्रीज जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं, जिनमें जिनके पास में टेक्नोलॉजिकल पावर है, मिलिट्री पावर है, ठीक है, इकोनॉमिक पावर है, जीडीपी जिनकी बहुत स्ट्रांग है, ये कोर कंट्रीज में आती है। फिर आती है पेरीफेरीज। पेरीफेरीज ये वो सभी गरीब कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां पर ना तो कोई जीडीपी है इनकी, ना तो ये इकोनॉमिकली बढ़िया कर रही हैं ये कंट्रीज, ना ही इन कंट्रीज के पास में कोई टेक्नोलॉजिकल पावर है, ना ही मिलिट्री पावर है। तो यहाँ पर आ जाएंगी सभी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। फिर तीसरे तरीके की कैटेगरी की कंट्रीज हैं सेमी पेरीफेरीज। सेमी पेरीफेरीज वो कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज में हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के चलते कुछ ना कुछ विकास हुआ है, जैसे इंडिया एंड चाइना जैसी कंट्री सेमी पेरीफेरीज में आती हैं। तो देखिए, इमैनुअल वॉलस्टीन के अपने एनालिसिस के चलते इनका मानना था कि दो टाइप के वर्ल्ड सिस्टम हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड सिस्टम अभी तक जो हमने देखे हैं। अभी तक जो हमने देखा है, पहले तो जो 17वीं शताब्दी है यानी 17th सेंचुरी तक जो वर्ल्ड सिस्टम था वो पॉलिटिक्स पे बेस्ड था। पॉलिटिक्स पे बेस्ड था, यानी जो भी डिसीजन लिया जाता था ऑल ओवर द वर्ल्ड वो पॉलिटिक्स के बेसिस पे लिया जाता था। यानी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो डिसीजन लिया, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होता था। सेंटर जो है वो डिसीजन लेती थी, और बाकी पेरीफेरीज में वो सारे डिसीजंस फॉलो किए जाते थे, ठीक है। देन ये तो 17th सेंचुरी तक था, लेकिन 17th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, वर्ल्ड सिस्टम पॉलिटिक्स से चेंज होकर के इकोनॉमिक्स बन गया। आज के टाइम पे जो वर्ल्ड सिस्टम है वो इकोनॉमिक है। इट इज एन इकोनॉमिक वर्ल्ड सिस्टम। इकोनॉमिक है, डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइजेशन नहीं रही। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है गुड्स का, वो मार्केट्स के चलते किया जाता है, क्योंकि हर चीज इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। तो 17th सेंचुरी तक हम देखते हैं कि इट वाज नीदरलैंड जो डोमिनेट करता था। 19th सेंचुरी तक ब्रिटेन ने डोमिनेट किया है। 20th सेंचुरी में यूएसए डोमिनेट कर रहा है आज के टाइम पे। तो इमैनुअल वॉलस्टीन का कहना था कि वर्ल्ड सिस्टम जो है, इसकी वजह से जो लेबर है वो पूरे तरीके से डिवाइड हो चुका है, जिसकी वजह से जो बेसिक गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स हैं बेसिकली इस पे ध्यान दिया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो इन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि तीन डायमेंशन है हमारे वर्ल्ड
सिस्टम की। देखिए, इन्होंने बोला कि अभी तक हमने जो विटनेस किए हैं वो दो टाइप के वर्ल्ड सिस्टम विटनेस किए हैं। पहला जो पॉलिटिक्स पे बेस्ड था, जो भी आपके 17th सेंचुरी तक रहेगा, और उसके बाद हम इकोनॉमिक बेस्ड वर्ल्ड सिस्टम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला जाता है कि तीन तरीके के ग्रुप्स की बात की इन्होंने। एक तो कोर स्टेट है, पेरिफेरी है, और सेमी पेरिफेरी। इसकी भी हमने बात कर ली। तो इसमें हम देखते हैं कि इमानुअल वॉलस्टीन का कहना है कि वर्ल्ड सिस्टम की तीन डायमेंशन है। ये तीन डायमेंशन कौन सी है? सबसे पहले डायमेंशन है स्पेशियल डायमेंशन। स्पेशियल मतलब स्पेस में, ज्योग्राफी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। ज्योग्राफी के हिसाब से हम देखते हैं वर्ल्ड सिस्टम हम कैसे डिफाइन करते हैं वर्ल्ड को। एक तो ज्योग्राफी के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि लेट मी गिव यू यू नो एन एग्जाम्पल इन दिस केस कि किस तरीके से हम देखते हैं स्पेशल डायमेंशन है। ज्योग्राफी के हिसाब से अगर हम करें तो कोर, पेरिफेरीज और सेमी पेरिफेरीज आ जाएंगी। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी डेवलपमेंट हुई हुई है, तो ये ज्योग्राफी के हिसाब से हो गया, दैट इज स्पेशल डायमेंशन। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ज्योग्राफी वाइज ये सभी कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं, एंड दीज विल बी पार्ट ऑफ द स्पेशल डायमेंशन। तो एक तो स्पेशल डायमेंशन होती है, दूसरी होती है टेम्पोरल डायमेंशन, इसके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको, एंड फिर होती है इसके बाद कल्चरल डायमेंशन। कल्चरल डायमेंशन, तो तीन डायमेंशंस की बात की जाती है। स्पेशल मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड, टेम्पोरल मतलब टाइम से रिलेटेड, एंड कल्चर मतलब सोसाइटी से रिलेटेड। ये तीन डायमेंशन रहेंगी। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस। देखिए, टेम्पोरल डायमेंशन का मतलब है कि हर एक वर्ल्ड सिस्टम का देखिए अपना एक लाइफ टाइम होता है, एक लाइफ स्पैन होता है जिसमें वो चीज प्रेवेलेंट रहेगी। तो जो प्रेजेंट वर्ल्ड सिस्टम है ये 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, 17th सेंचुरी से ये शुरू हुआ था। एंड इमानुअल वॉलस्टीन का कहना है कि ये बहुत जल्दी अब एंड होने वाला है। तो इन्होंने तीन फीचर्स दिए हैं कैपिटलिज्म के टाइम के हिसाब से, कि देखिए कैपिटलिज्म काम कैसे करता है टाइम के हिसाब से। इनका कहना है कि इसमें एक साइकिल्स आते हैं, कभी बूम होता है, कभी बर्स्ट होता है। ठीक है, इकोनॉमी ऐसे ही काम करती है, कभी बूम पीरियड चलता है, ठीक है, और कभी आता है लो पीरियड विच इज द बर्स्ट पीरियड, फिर आगे फिर साइकिल चलती है, बूम बर्स्ट, ये सब चलता रहता है। एंड इनका कहना है कि सेक्युलर ट्रेंड्स होते हैं इसमें, यानी कैपिटलिज्म में कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन एक बहुत बड़ा ये है कि कैपिटलिज्म में जो कैपिटलिस्ट होते हैं ये अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए इनका ये रोल रहता है कि वेजेस जो है वर्कर्स के, जो उनको नौकरी पे रखा हुआ है, उनकी जो तनख्वाह दे रहे हैं उसको कम से कम रखा जाए। ठीक है, अगर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करना चाहते हो तो मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन ही तो आपके वो बनेगी, कस्टमर बनेगा, और उन्हीं लोगों को आप कम वेजेस दे रहे हो, वही लोग तो आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, और उन्हीं को आप कम तनख्वाह दे रहे हो। जब उनको कम तनख्वाह दे रहे हो तो मतलब उनकी परचेजिंग पावर को आप लो कर रहे हो। जब परचेजिंग पावर ही नहीं रहेगी तो वो आपका प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेंगे। वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए इन लोगों को काम से निकाल दोगे, क्योंकि आपको तो अपना प्रॉफिट मेंटेन करना है। आपने इनको काम में से निकाल दिया तो इनके पास और परचेजिंग पावर इनकी डाउन हो गई, अब आपका और ज्यादा सामान नहीं खरीदेंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन रहती है कैपिटलिज्म में। तो अल्टीमेटली एक क्राइसिस की सिचुएशन आएगी, ये कहना है हमारे इमैनुअल वॉलस्टीन का। तो इनका कहना था कि अल्टीमेटली जो भी ट्रेंड फॉलो होते हैं कैपिटलिज्म में उसके चलते आएगा क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस टाइप, कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, जैसे कि 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ। तो कैपिटलिज्म ऐसे काम करता है, टाइम के हिसाब से कुछ ऐसे फेजेस आते हैं, और जिस हिसाब से कॉन्ट्राडिक्शंस यहाँ पर रहती हैं कैपिटलिज्म में, कहीं ना कहीं ये कोलैप्स होगा ही होगा। तो यानी इनका कहना था इमैनुअल वॉलस्टीन का कि एक तो ज्योग्राफी वाइज डिवाइडेड होता है, ठीक है, तो स्पेशल डायमेंशन होती है, जैसे कि कंट्रीज डिवाइडेड हैं, जो कोर कंट्रीज हैं ज्यादातर वो कंट्रीज नॉर्थ में हैं,
जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, ये कंट्रीज ज्यादातर, जो पेरीफेरी की मैं बात कर रही हूँ, ज्यादातर ये कंट्रीज को हम साउथ बोलते हैं। ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक तो ये ज्योग्राफी के बेसिस पे आपका डिमेंशन हो जाएगी। दूसरी चीज हम देखते हैं कि इट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन दिस टाइम, कि टाइम के साथ भी साइकिल ऐसे चलता है और अल्टीमेटली ये कोलैप्स हो जाएगा। फिर आती है तीसरी डायमेंशन विच इज द कल्चरल डायमेंशन। तो इसमें ये जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड यूज करते हैं जियो कल्चर। ये जियो कल्चर की बात करते हैं कि आज के टाइम पे दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं इसके जियो कल्चर के। दूसरा आज के टाइम पे देखिए, एक तो साइंस पे लोग बहुत बिलीव करते हैं, दूसरा लिबरलिज्म पे बहुत बिलीव करते हैं। क्योंकि जियो कल्चर का मतलब ऑल ओवर द ज्योग्राफी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेसिकली ये दोनों ही जो कल्चर का पार्ट है, जैसे आप अपनी कोई भी अंडरस्टैंडिंग रखते हो, कोई भी डिसीजन आप लेते हो, तो कहीं ना कहीं रैशनली आप लॉजिकली कुछ लॉजिक लगा करके डिसीजन लेते हो, यानी साइंस वगैरह इन सब पे ज्यादा विश्वास रखते हो। आप लिबरल हो अपनी सोच में आज के टाइम पे। तो इन दोनों रीजन की वजह से ही आज पूरा डिसीजन लिया जाता है। तो कल्चर सोसाइटी का इस तरीके से है, वर्ल्ड सिस्टम बहुत अफेक्ट करता है कि सोसाइटी का कल्चर कैसा है। तो ये जो कल्चर है ये कैपिटलिज्म ने ही प्रमोट किया हुआ है। ये तीन डायमेंशन होती है और इसके बेसिस पे हमारे मैनुअल वॉलस्टिन का कहना था कि बहुत जल्दी ये कोलैप्स हो जाएगा और लोगों के पास में सिर्फ दो ही ऑप्शन बचेंगे कि कैपिटलिज्म इज डाइंग इन इट्स ओन डेथ। आज के टाइम पे कैपिटलिज्म धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है एंड दो लोगों के पास में दो ही ऑप्शन बचेंगे। पहला ऑप्शन होगा सोशलिज्म या फिर दूसरा ऑप्शन होगा बारबेरियनिज्म। ये दो ऑप्शंस रहेंगे। तो हम देखते हैं कि मार्क्सिस्ट स्कूल को क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये बहुत ही मोनो कैजुअल है, ये जो मॉडल है दिस इज मोनो कैजुअल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। मोनो कैजुअल का क्या मतलब होता है, आपको मैंने बताया था ये चीज जब हमने कार्ल मार्क्स को पढ़ा था, कि कार्ल मार्क्स के बारे में मैक्स वेबर भी कहते हैं कि इन्होंने मोनो कैजुअल एक्सप्लेनेशन दिया है, मतलब एक ही साइड से एक ही तरीके का एक्सप्लेनेशन दिया है, सिर्फ एक चीज को कंसिडर करके, विच इज द इकोनॉमिक फैक्टर। तो इसीलिए ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आपने सिर्फ इकोनॉमिक एंगल से देखा है, बाकी सभी एंगल से आपने नहीं एनालाइज किया। तो ये इसका इस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है मार्क्सिस्ट स्कूल को कि दिस इज इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। ठीक है, इसमें ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम देखते हैं कि ये जो अप्रोच है कहीं ना कहीं ये मोनो कैजुअल अप्रोच है, इसमें सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर लिया गया है। खैर, इस तरीके से आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। आपको समझ आया है ये टॉपिक? हमने अभी तक मार्क्सिस्ट स्कूल में, हम मार्क्सिस्ट स्कूल कवर कर रहे हैं और मार्क्सिस्ट स्कूल में हमने पढ़ा है अभी तक इमैनुअल वॉलस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। अब आते हैं मार्क्सिस्ट में ही नियो मार्क्सिस्ट आते हैं, जैसे ग्राम्सियन स्कूल आपने सुना होगा, ग्राम्सी के आइडियाज पे बेस्ड है बेसिकली। ग्राम्सियन स्कूल में इन्हीं के जैसे इनसे जो इन्फ्लुएंस्ड है वो है रॉबर्ट कॉक्स। रॉबर्ट कॉक्स एक स्कॉलर है, नियो मार्क्सिस्ट है। रॉबर्ट कॉक्स ने अपनी 1981 में एक बुक पब्लिश की थी, बुक का नाम था सोशल फोर्सेस, स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर्स। ठीक है, ये इंटरनेशनल थ्योरी से रिलेटेड एक बुक डाली थी। इसमें इन्होंने ये बोला था कि आप सिर्फ मटेरियल स्ट्रक्चर से मतलब नहीं इसको एक्सप्लेन कर सकते इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, यानी सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर को कंसिडर करके आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या वर्ल्ड क्या सिस्टम चल रहा है इस टाइम पे, ये चीज अभी तक आप नहीं बता सकते। ठीक है, सिर्फ एक ही फैक्टर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमको बाकी सब फैक्टर भी कंप्लीट कवर करने होंगे। जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर के अलावा आइडियोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, इकोनॉमिक फैक्टर के अलावा कल्चरल फैक्टर भी होता है, जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को काफी अफेक्ट करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम देखेंगे कि यूएसए की हेजेमनी को एक्सप्लेन करने के लिए हमको सिर्फ इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर को कंसिडर नहीं करना है यूएसए की, हमको उसकी आइडियोलॉजिकल पावर जो वो यूटिलाइज करता है या कल्चर के थ्रू जो यूएसए अपनी डोमिनेंस बनाने की कोशिश करता है, अपनी आइडियाज को प्रमोट करने की कोशिश करता है, उसको भी कंसिडर करने की
जरूरत है। ठीक है, यस दिस इज अ फुल कोर्स ऑफ PSIR एंड इनफैक्ट ये अभी कुछ आई थिंक 19 दिसंबर तक ये फिनिश हो जाएगा शेरपाल। ठीक है, एंड yeah, so this is the thing. And for January, hopefully we'll start with the new Hindi course on political science and international relation. बट या दोनों पेपर हो जाएंगे। पेपर 1 सेक्शन ए हो चुका है, पेपर 2 सेक्शन ए ऑलमोस्ट हो चुका है। आज के डाउट क्लियरिंग सेशन में हम एक जो टॉपिक हमारा बचा है पेपर 2 सेक्शन ए का, वो हम कवर कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा इसमें जो बेसिक इंटरनेशनल रिलेशन होता है, हालांकि वो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, हम यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियंस कवर करते हैं। वो 20 दिसंबर से हमारे इंटरनेशनल रिलेशन की जो क्लासेस शुरू होंगी। बेसिक कोर्स जो इंटरनेशनल में बेसिक आता है वो हम वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, एंड पेपर 1 सेक्शन ए बी भी चल रहा है। पेपर 1 सेक्शन बी के लिए हम अलग से एक कोर्स भी लेकर के आएंगे फॉर पॉलिटी। ठीक है, उस पर भी काम चलेगा, बट दैट विल बी इन जनवरी। लेकिन हाँ, दिस इज द कोर्स जिसमें एक्सपर्ट ओपिनियन एंड एवरीथिंग जो भी एनालिसिस चाहिए होता है वो आपको फुल यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ में कुछ और कोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करने हैं टू कंप्लीट दोस। ये आने वाले टाइम में कोर्सेज आएंगे। IGP का कोर्स आएगा, जैसे पॉलिटी का एक कोर्स आ जाएगा विच इज द कोर्स ऑन IGP, एंड देयर इज अनदर कोर्स विच इज IR का, जो 20 दिसंबर से आ रहा है। ठीक है, ओके, तो रॉबर्ट कॉक्स को अब पढ़ते हैं। 3 वीक्स में ही खत्म करा दिया फर्स्ट पेपर? नहीं, 3 वीक्स लगे हैं क्या फर्स्ट पेपर कंप्लीट करने में? आई डोंट थिंक सो, काफी टाइम लगा है इसको कवर करने में फर्स्ट पेपर को। फर्स्ट पेपर यानी पेपर में पेपर 1 सेक्शन ए है एंड पेपर 1 सेक्शन बी है। ठीक है, तो 1A तो हमने बहुत टाइम लिया है इसको, आई थिंक 2 महीने लगाए हैं हमने फिनिश करने में, 2 से 3 महीने इसको दिए हैं। एंड पेपर 1 सेक्शन बी को, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से हम यहाँ कवर कर रहे हैं, पॉलिटी के लिए अलग से मैं आपको वैसे कोर्स पढ़ाऊंगी। देखिए, वैसे अगर मैं आपको वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊं जो पॉलिटिकल साइंस में ओवरलैप करते हैं, तो ऐसे तो फिर ये कोर्स कम से कम भी 8-9 महीने चले। इतना मतलब पूरी पॉलिटी भी पढ़ाओ, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाओ, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन अलग से पढ़ाओ। आई एम ऑल्सो टीचिंग यू सेपरेट कोर्सेज में। ठीक है, आई एम डूइंग माई बेस्ट कि मैं आपको बेसिक्स भी पढ़ा पाऊँ। ठीक है, लेकिन IGP में हम वो अलग से पढ़ेंगे। हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से होता है वो एक्सपर्ट ओपिनियन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, एक्सपर्ट के ओपिनियंस को लिखते हैं, हम उसका एनालिसिस हम लिखते हैं अपने आंसर्स में। समझ रहे हैं? बाकी भी मैं बढ़ाऊंगी, जो बेसिक्स होता है आपका पॉलिटी का, दैट ऑल्सो आई विल बी टीचिंग यू। नो इश्यूज इफ यू आर अ न्यू लर्नर। वैसे भी आप अगर शेरपाल हिंदी में पेपर लिखने वाले हैं तो फिर तो यही कोर्स फॉलो कीजिए, और मे बी जनवरी में आप कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखने वाले हैं अपना पेपर, तो रिसेंटली मैंने एक कोर्स शुरू किया है, फाउंडेशनल कोर्स, आप उस कोर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो जनवरी में एक हिंदी का कोर्स में लेके आऊंगी जिसमें हम धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे जनवरी से। फिर दैट विल बी इन बेसिक हिंदी बेसिकली। बाकी अगर आपको प्योर हिंदी, जो हिंदी में ही नोट्स चाहिए, इस पे आई थिंक देर इज वन एजुकेटर जो अभी रिसेंटली उन्होंने अपना पॉलिटिकल साइंस का कोर्स स्टार्ट किया है, वो हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरी क्लास में भी आ सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। एट द सेम टाइम जो हिंदी के नोट्स रहेगा वो अगर सर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, मैंने आज ही देखा है इनफैक्ट कि कोई हिंदी मीडियम के लिए पॉलिटिकल साइंस का कोर्स जो हिंदी में ही नोट्स वो देने वाले हैं, वो लेकर के आ रहे हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, खैर अब आगे देखते हैं। तो रॉबर्ट कॉक्स की मैं बात कर रही थी। रॉबर्ट कॉक्स है वो ग्रामसियन स्कूल से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और ग्रामसियन स्कूल में यही बोला जाता है कि सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर पे फोकस मत करो, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं एंड कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, जिसका यूज करके USA आइडियोलॉजी का यूज करके डेमोक्रेसी के आइडियाज को प्रमोट करके अपनी डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ये बात इसमें बोली जाती है। तो रॉबर्ट कॉक्स की एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, ये बोलते हैं कि थ्योरी इज ऑलवेज, कोई भी थ्योरी अगर कोई थिंकर देता है, थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन
and for some purpose it is given. किसी एक पर्पस से वो थ्योरी दी जाती है। ये बहुत ही एक फेमस स्टेटमेंट है रॉबर्ट कॉक्स की। बेसिकली रॉबर्ट कॉक्स एनालाइज करते हैं रियलिस्ट एंड लिबरल थ्योरीज को और ये जानना चाहते हैं कि इन थ्योरीज को अल्टीमेटली क्यों लिखा गया, किस क्लासेस के बेनिफिट के लिए लिखा गया। तो इनका कहना था कि चाहे वो रियलिस्ट स्कूल हो, चाहे वो लिबरल स्कूल हो, ये जो भी थ्योरीज अपनी दे रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ये कैपिटलिस्ट क्लास को बेनिफिट कर रहे हैं बेसिकली। जैसे लिबरल का कहना था कि ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड होगा तो इससे सभी देशों को फायदा होगा और आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कहना था लिबरल्स का कि अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, डिपेंडेंट करो। तो ये जो थ्योरी है ये किसी के लिए दी जाती है किसी पर्पस की वजह से। तो रॉबर्ट कॉक्स इसीलिए बोलते हैं कि लिबरल्स जो थ्योरी दे रहे हैं, जो रियलिस्ट थ्योरी दे रहे हैं, किसी पर्पस से दे रहे हैं, ये कैपिटलिस्ट क्लास को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो यानी मार्क्सिस्ट स्कूल में आप एक तो इमैनुअल वॉलस्टीन को कोट कर सकते हैं, उनकी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कोट कर सकते हैं, या फिर आप रॉबर्ट कॉक्स के आइडियाज को भी यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा एक और स्कूल आता है विच इज द क्रिटिकल स्कूल। क्रिटिकल स्कूल या इसको हम बोलते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल। इसमें जो स्कॉलर आते हैं ये भी मार्क्सिस्ट स्कूल का ही पार्ट है। ठीक है, दे आर वेरी क्रिटिकल बेसिकली। ठीक है, तो इनका कंसर्न रहता है कि कैसे मासेस को इनके ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो इनके ऊपर शोषण हो रहा है, उसको कैसे कम किया जा सके। तो इसमें कुछ स्कॉलर्स हैं, एक स्कॉलर का नाम आप याद रख सकते हो, दैट इज एंड्रयू लिंकलेटर। एंड्रयू लिंकलेटर का मानना है, ये सजेस्ट करते हैं कि आप पूरी दुनिया में जो मासेस हैं, जो जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको आप इमेनिसिपेट कर सकते हो, मतलब उनको फ्रीडम दिला सकते हो, उनका शोषण आप रोक सकते हो जब आप जो बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं, जो बाउंड्रीज आपस में जैसे इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री बना रखी है, इन बाउंड्रीज को अगर आप हटा दो तो ये किया जा सकता है। जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हमने बना रखी है ये इररेलेवेंट हो जाए तो कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड में जो भी वर्किंग क्लास है इनका इमेनिसिपेशन हम कर सकते हैं। तो इन्होंने ये सजेस्ट किया बेसिकली कि हमको ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, यानी छोटे लेवल पे, जो नीचे के लेवल पे लोगों के पास में पावर नहीं है, उनको पावर दी जा सके, वो अपने डिसीजंस अपने आप को खुद गवर्न कर सके, इसकी बात इसमें की जाती है। तो ये क्रिटिकल स्कूल में आता है कि कैसे वर्किंग क्लास को फ्रीडम दिया जाए, कैसे उनको एम्पावर करना है। तो इसके बारे में एंड्रयू लिंकलेटर कहते हैं कि लोगों को कैसे एम्पावर करना है, कैसे उनके पास में उनको ताकत देनी है। उसके लिए हमें रूलिंग क्लास पे प्रेशर क्रिएट करना होगा कि रूलिंग क्लास ऐसे लोगों की भलाई के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल एक्शन ले सके, और वो तभी पॉसिबल है जब ग्रास रूट डेमोक्रेसी हो। तो ये कह रहे हैं कि टेरिटोरियल बाउंड्रीज को हटा करके जो आपस में देशों के बीच में है, इससे बढ़िया है कि मॉरल बाउंड्रीज लाई जाए। इससे होगा क्या कि ट्रांसनेशनल सिविल सोसाइटी नेटवर्क्स बनने चाहिए, यानी किसी भी देश में कुछ भी गलत होता है तो ये मैटर नहीं करता कि दूसरे देश के लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, मैटर ये करता है कि जिस भी कम्युनिटी के साथ में बुरा हो रहा है उनकी भलाई के लिए पूरे वर्ल्ड से जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी है, ऐसे नेटवर्क्स होने चाहिए कि वो लोग अवेयर हो, वो लोग अवेयर हो कि क्या हो रहा है और इनके भलाई के लिए कुछ किया जा सके। This is what we see. So this is about Andrew Linklater. हाय विकास, गुड इवनिंग। पेपर 2 सेक्शन बी के लिए पीडीएफ है या खुद से कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल विकास, आपके जो पेपर नंबर 2 सेक्शन बी के जो नोट्स मैं दूंगी वो नोट्स तो आप फॉलो करेंगे ही, एट द सेम टाइम आपको बीएल फाडिया फॉलो करनी है। ठीक है, बीएल फाडिया आपको पढ़नी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब वैसे बीएल फाडिया हो गई, जो आपका आईजीपी का सेक्शन है, मैं इसके लिए अलग से कोर्स लेकर के आऊंगी विकास, तो वहां से मैं आपको वहां पर पढ़ाऊंगी ना, जो वही सब नोट्स रहेंगे वहां पर। पीडीएफ ही है या कुछ टाइप्ड इन नोट्स होंगे? हाँ नहीं, देखिए पीडीएफ रहेंगे,
ठीक है। साथ ही साथ कुछ ऐसे आइडियाज होंगे, कुछ ऐसे नोट्स होंगे जो हम वहां पर मैं आपको दूंगी। लाइक नेक्स्ट मंथ जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं बोर्ड पे जो भी चीज़ आपको पढ़ाया करूंगी वही चीज़ आपको बस फॉलो करनी है, ठीक है, पॉलिटी में। एंड जो भी पीपीटीज या जिस भी हिसाब से आपको सब कुछ दिया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा, बस दैट्स इट। ज्यादातर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए सिर्फ बीएल फाडिया पे रिलाई करें चैप्टर वाइज में। जैसे पार्टी सिस्टम, आप वहां से पार्टी सिस्टम का चैप्टर पढ़िए बीएल फाडिया का, दैट इज इनफ। बाकी जो पार्टी सिस्टम की पीडीएफ मैं दूंगी, ओनली दैट इज इनफ, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। की कॉन्सेप्ट्स के नोट्स जैसे मैंने लिखवाए हैं, या काइंड ऑफ वैसे भी मिलेंगे। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि नेक्स्ट बार मुझे आपको लिखवाना ना पड़े, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। लेकिन अगर कुछ भी होता है उस मामले में, जैसे मैं अगर कहीं डिक्टेट करा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही बैच में डिक्टेट कराऊंगी, लेट्स से मैं बैच नंबर 8 में डिक्टेट करा रही हूँ, तो वो नोट्स जो डिक्टेटेड होंगे किसी बच्चे ने लिखे हैं तो वो मैं डायरेक्टली आपके साथ में शेयर कर दूंगी। जिससे होगा क्या कि आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उस चीज के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एक बैच अगर वो काम कर रहा है, आई थिंक दैट इज इनफ। ठीक है, तो अच्छी हैंडराइटिंग में नोट्स हैं। विकास अगर आप देखोगे पेपर 1 सेक्शन ए के लिए मैंने कुछ एडिशनल चीजें अब डालनी शुरू की हैं। रिसेंटली मैं कुछ और डेटा भी ऐड कर रही हूँ, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मान लीजिए कोई टॉपिक हमने पढ़ा, 10-15 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ा और वो टॉपिक हमें 20 मार्क्स में आया, तो कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में डेटा आपके पास में होना चाहिए लिखने के लिए। तो एडिशन मैं करवा रही हूँ, लेकिन वो जो एडिशनल पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ साथ साथ। आपको फिर वो लिखने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉर दिस बैच लिखने की जरूरत नहीं है। तो बैच 8 की फाइनल, जब बैच 8 खत्म होगा ना, तो उसमें जितनी भी पीडीएफ रहेंगे वो मैं सारा दे दूंगी। टोटल आपने 70 लेक्चर्स अभी तक कर लिए हैं विकास, दैट इज गुड। अच्छा, पेपर 1 पेपर 2 सेक्शन ए पे चल रहे होंगे, दैट मीन्स आप ओके। हाँ, तो पेपर 2 सेक्शन में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं विकास, जैसे यूनाइटेड नेशन जैसा टॉपिक हो गया, जैसे कोल्ड वॉर जैसा टॉपिक हो गया, ये बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक्स हैं। तो ऐसे फैक्चुअल टॉपिक्स आप ऑलरेडी वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर करते हो, या आप यूनाइटेड नेशन, जब भी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें यूनाइटेड नेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर हमारा कवर हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी है, जो आपको पीएसआई के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है वो आप डाउनलोड करो एंड जस्ट गो थ्रू दोस पीडीएफ। जो चीज बहुत फैक्चुअल है, जिसमें जरूरत नहीं है कोई एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की हमें समझने की, वो एज इट इज आपको नोट्स दिए गए हैं, ठीक है। सो फॉर पेपर 2 सेक्शन भी विकास थोड़ा सा एडिशनल रहेगा आगे, जिसके लिए अलग से कोर्स मैं ला रही हूँ इन जनवरी, प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ जनवरी हम आईजीपी का कोर्स शुरू कर देंगे, तो उसके थ्रू आपका हो जाएगा पेपर 2 सेक्शन बी। ठीक है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हम शुरू ही कर रहे हैं पेपर 2 सेक्शन बी के। अभी तक हार्डली मैंने 1-2 लेक्चर लिए हैं, उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसकी पीडीएफ यू विल गेट, ठीक है। आई अपलोड द पीडीएफ एक बार टॉपिक्स शुरू हो, हमारे कल से शुरू होंगे, खैर फर्दर हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। बाकी what I will recommend is to go for BL Fadia for this section, because that is the only book that I am recommending जो आपको पढ़नी चाहिए। अब क्रिटिकल स्कूल के अलावा हम देखते हैं एक और स्कूल आता है विच इज द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल आता है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल में ये बोला जाता है, इसमें अलेक्जेंडर वेंट आएंगे, निकोलस ओनाफ आएंगे, नीना टेनेनवॉल्ट, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, जो आपको आपके नोट्स में मिल ही जाएंगे। ये सभी स्कॉलर्स आते हैं। इन स्कॉलर्स का कहना है, ठीक है, ये कोल्ड वॉर के बाद में ये स्कॉलर्स इमर्ज हुए हैं। इनका बेसिकली कहना है कि जिस तरीके से हम समझते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, हमको वो सोच बदलने की जरूरत है। हमको वो सोच बदलने की जरूरत है। जैसे केनेथ वॉल्ट्स कौन है? ही इज अ स्ट्रक्चरल रियलिस्ट। ही इज अ स्ट्रक्चरल रियलिस्ट। तो केनेथ वॉल्ट्स का बीइंग अ स्ट्रक्चरल रियलिस्ट कहना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है वो एनार्की होती है। द स्टेट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एनार्की, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी कॉमन अथॉरिटी नहीं रहती है। इसी वजह से आपस में जो लोग हैं वो फाइट करते रहेंगे, जो स्टेट है वो फाइट करेंगे। तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके रखने की जरूरत है। रियलिस्ट का बैलेंस ऑफ पावर में बहुत ही ज्यादा फेथ है। ठीक है, तो बीइंग अ रियलिस्ट
केनेथ वॉल्ट्स का जो आइडिया है उसी को लेकर के नीना टेनेंट वॉल्ट जैसे जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो ये केनेथ वॉल्ट जैसे स्कॉलर्स हैं ये एनार्की को उस नजरिए से देखते हैं कि जब कॉमन अथॉरिटी नहीं है इसका मतलब कि आपस में दो देश सिक्योरिटी डायलेमा में रहेंगे। तो जब वर्ल्ड गवर्नमेंट एब्सेंट होगी तो आपस में ये लोग पावर पॉलिटिक्स अगेन बैलेंस ऑफ पावर के लिए जाएंगे। लेकिन हम ऐसे ही क्यों इंटरप्रेट करते हैं एनार्की को? क्या जब कोई कॉमन गवर्नमेंट नहीं है तो आपस में दो देश कोऑपरेट नहीं कर सकते? इस तरीके से क्यों नहीं सोचा जाता? रियलिस्ट इस तरीके से नहीं सोचते हैं। तो इनका इसीलिए मानना है कि जब एनार्की होती है, जिस तरीके से हम एनार्की को इंटरप्रेट करते हैं, यानी कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है, जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाता है, सोचा जाता है, उसी सोच को बदलने की हमको जरूरत है कि सिक्योरिटी डायलेमा नहीं होगा। रादर जो हमारे दिमाग की कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आपस में दो देश जो होंगे वो कोऑपरेट करेंगे। हमारे वैल्यूज, हमारे एक्सपीरियंसेस, इन सभी से शेप होती है हमारे दिमाग में किसी चीज को लेकर के कोई परसेप्शन, जो सोच होती है वो ऐसे बनती है, राइट? तो हमको ऐसे सोच की जरूरत है। तो क्या जरूरत है कि जिस तरीके से हम सोचते हैं उसी को चेंज करने की जरूरत है। आपस में कैसे चेंज कर सकते हैं इस सोच को? आपस में कम्युनिकेट करके, आपस में इंटरैक्ट करके। जैसे कि इंडिया चाइना के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आपस में अगर कम्युनिकेट करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। अगर आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो तो आप हमेशा सिक्योरिटी डायलेमा में ही रहोगे। आपको लगेगा कि चाइना जो है आप पे अटैक करने वाला है। इंडिया का कोई भी एक्शन होगा तो चाइना को लगेगा ये चाइना को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है। इसीलिए कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्शन बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का जो स्कूल है, ये एक स्कॉलर है, इटालियन स्कॉलर थे विको, इनके आइडिया से काफी इन्फ्लुएंस था। इनका कहना था कि जो नेचुरल वर्ल्ड होता है वो भगवान बनाता है, नेचर में जो भी चीज होती है वो भगवान बनाता है, लेकिन जो सोसाइटी होती है वो इंसान बनाता है। और इंसान के पास में है रीजन, तो इंसान आपस में कम्युनिकेट कर सकता है, लॉजिक के बेसिस पे कोऑपरेट किया जा सकता है। सेम चीज इमानुअल कांत का क्या कहना था कि हमारी जो कोई भी नॉलेज होती है ना, इट गेट्स फिल्ट्रेटेड। हमको जो भी चीज पता होती है हम दूसरे के एंगल से देखते हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस से वो चीज फिल्टर होकर के आती है। उसी से हमें पता चलता है, उसी से हम डिसाइड करते हैं कि ये चीज सही है या गलत है। तो बस बात इतनी कही गई है कि हमें जब भी इस वर्ल्ड को देखना है, we should never look at the world, we never look at the world with naked eyes। उसको एज इट इज नहीं देते हैं, हम देखते हैं फिल्टर करके उसको। हम हमेशा आइडेंटिटीज, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से देखते हैं। जैसे इंडिया में कोई चीज हो रही है, पाकिस्तान में कोई चीज होती है, तो हम उसको देख करके ऐसे बोलते हैं कि हम, क्योंकि बिकॉज वी बिलोंग टू इंडिया, तो हमारा परसेप्शन उसको लेकर के थोड़ा नेगेटिव रहेगा कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं फिल्टर होता है, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं साड़े में आ जाती है। लेकिन जब भी आप कहीं पे भी वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है उसको अपनी आइडेंटिटी से अलग करके, अपनी जो भी कल्चर है, जिस भी सोसाइटी से आप आते हो, जो भी आपके परसेप्शन है उनसे अलग करके सोचिए। तो हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड है वो बेसिकली इन्हीं आइडियाज पे पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यानी ये बोलता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का जो स्कूल होता है ये फोकस करता है कि हमको हमारे आइडियाज को चेंज करने की जरूरत है, हमको हमारे जो मोड ऑफ थिंकिंग है उसको कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है। तो इनका मानना है कि आपस में कम्युनिकेट करके, इंटरैक्ट करके, ये इकलौता तरीका है जिसके थ्रू जो भी दिमाग में हमारे आइडियाज आ रहे हैं, जो भी हमारी सोच है सामने वाले को लेकर के, हो सकता है वो सच भी ना हो, उस चीज को हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम गलत भी सोच रहे हैं तो हम उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं आपस में कम्युनिकेट करके। सो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का स्कूल कहीं ना कहीं विको से इन्फ्लुएंस्ड है, एंड देयर इज अनदर थिंकर एंथनी गिडेंस, इनसे भी इन्फ्लुएंस्ड है। दिस इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। यानी स्ट्रक्चर हमारे एक्शंस को कंस्ट्रेन नहीं करता है। हम एज एन एक्टर,
हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मान लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो आपके एक्शन से भी अगर आप कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं दूसरी कंट्री के साथ में, तो कहीं ना कहीं आप चेंज ला सकते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। जो एनार्की अभी क्रिएट हुई हुई है उसको आप चेंज कर सकते हैं आपकी सोच से, अगर आपकी सोच वैसी है। सपोज आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, पाकिस्तान मान लीजिए कि कोई भी एक्शन ले रहा है, तो आप कम्युनिकेट करके, अभी जैसे पाकिस्तान के there is no action being taken by Pakistan today for example, and India भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, हमारे बीच में बस सिक्योरिटी डायलेमा चल रहा है। तो अब इस सिक्योरिटी डायलेमा की वजह से हम अपनी आर्मी को इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान ये देखता है तो पाकिस्तान विल फील दिस सिक्योरिटी डायलेमा कि अपनी आर्मी इंक्रीज करें बिकॉज कल को ये हम पे अटैक कर सकते हैं। अब सेम चीज पाकिस्तान इंक्रीज करना शुरू करेगा, तो हम भी यही सोचेंगे कि पाकिस्तान इसीलिए आर्मी एक्सपैंड कर रहा है बिकॉज इंडिया के साथ में वॉर करने की तैयारी कर रहा है। क्यों ऐसा सिक्योरिटी डायलेमा रखना? अगर आप ऐसा प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट करते हो, आप इंटरेक्शन रखते हो सामने वाली कंट्री के साथ में, तो कहीं ना कहीं इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो इसी की बात बोली जाती है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं एनार्की इज व्हाट वी मेक ऑफ इट। यानी एनार्की को जो इंटरप्रेट करने का तरीका है, इसको इसके बारे में जो सोचने का तरीका है उसको चेंज करने की जरूरत है। कि जब कॉमन अथॉरिटी नहीं है, जब कोई कॉमन गवर्नमेंट या कॉमन सरकार प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें हम सामने वाले देश के साथ में कोऑपरेट भी तो कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि हम सिर्फ वॉर के टर्म्स पे ही बात करें या बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू ही बात करें। एनार्की को एक पीसफुल सिचुएशन भी तो माना जा सकता है। एनार्की का मतलब जहां पर गुडविल एग्जिस्ट हो रही है, जहां पर आपस में मिलकर के लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कि नहीं माना जा सकता जैसे जॉन लॉक ने माना था, राइट। तो जो भी रियलिटी है वो हमारे कॉन्शियसनेस से ही डेवलप होती है। तो हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि वो इस तरीके से एनार्की को देखें। फिर एक और स्कूल आ जाता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी में, विच इज पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म का जो स्कूल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ताज़ा ताज़ा आया है, नया आया है, कुछ ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हुई नहीं है। इसमें आपके मिशेल फुकॉल्ट आ जाते हैं, ठीक है, लियोटार्ड आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे हमने स्कॉलर्स हमने पढ़े हैं पहले भी, लियोटार्ड आ गए, डेरिडा आ गए। पोस्ट मॉडर्निज्म का स्कूल हमने पढ़ा है ऑलरेडी, कि पोस्ट मॉडर्निज्म का कहता है कि कोई भी एक चीज जिसमें आप बिलीव करते हैं वो सच नहीं है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल रिलेशन को भी इस तरीके से ये लोग मानते हैं। इनका मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल रिलेशन को एक टेक्स्ट के जैसा समझना चाहिए। टेक्स्ट कैसा होता है? कोई भी एक लेटर में, मान लीजिए किसी एक इंसान ने आपको एक लेटर भेजा, उसमें एक ही लाइन लिखी हुई थी। अब आप उस लाइन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं इस पे डिपेंड करता है। और इस सेम लाइन को इंटरप्रेट किया जा सकता है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समवन हैज रिटन गेट रेडी, ठीक है, सिर्फ इतना लिख के भेजा गेट रेडी। मान लीजिए किसी ने आपको टेलीग्राम भेजा एंड द वर्ड दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स जो सामने से आए हैं, गेट रेडी। तो आप इसको पॉजिटिव में भी ले सकते हो, आप नेगेटिव में भी ले सकते हो इसको, आप डाउटफुल भी हो इसके बारे में, आपको नहीं पता है इसको कैसे लेना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेट रेडी? कि गेट रेडी फॉर वॉर, या गेट रेडी फॉर पीसफुल टॉक्स, और गेट रेडी फॉर यू नो सब कुछ एकदम सुलझाने के लिए, सब कुछ अच्छा अच्छा करने के लिए। तो एक टेक्स्ट को अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म इसीलिए जो रियलिज्म का स्कूल है स्पेशली इनको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि रियलिज्म बोलते हैं, रियलिस्ट जो स्कॉलर्स होते हैं इनका मानना होता है कि आपस में दो स्टेट के बीच में हमेशा सिक्योरिटी डायलेमा रहेगा, और ये जो देश है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक दूसरे के साथ में लड़ते रहेंगे। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो रियलिस्ट मानते हैं इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि इनकी जो एक्सप्लेनेशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो साइंटिफिक नहीं है। पोस्ट मॉडर्निस्ट का मानना है कि कोई भी चीज, जो चीज आपको पता है, आप जिसको नॉलेज के बेसिस पे ले रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं पावर फंक्शन करती है। कोई भी चीज, अगर आपको कोई भी आइडिया प्रमोट किया जा रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ पावर प्ले हो रहा है।
तो रियलिज्म एक टाइप का मेटा नैरेटिव है। रियलिज्म आपको लगेगा कि सच बोल रहे हैं क्योंकि उसको ऐसा बनाया गया, उसको ऐसा बताया जाता है। पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था कि कोई भी सच नहीं है, कुछ भी सच नहीं है इस वर्ल्ड में, ठीक है? कुछ भी सच नहीं है। उसको बताने का तरीका जो होता है, उस तरीके से आप उसको वैसा इंटरप्रेट करते हो। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जैसे 4-5 स्कॉलर्स मैंने यहाँ पे बताए, इसके अलावा और रॉब वॉकर हो गए और रिचर्ड एशले हो गए, ये अलग अलग स्कॉलर्स हैं। जैसे रिचर्ड एशनल ने एक कॉन्सेप्ट दिया है एनार्की प्रॉब्लमैटिक का। एक्चुअली इन्होंने स्ट्रक्चरल रियलिज्म का क्रिटिसिज्म प्रोवाइड किया था। इनका मानना था कि एनार्की जो होती है, रियलिस्ट क्या बोलते हैं, रियलिस्ट का मानना है कि जब कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं होती है तो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है। क्यों? क्योंकि आपस में जो देश है वो अब उनके दिमाग में एक सिक्योरिटी डायलेमा रहेगा। एक देश अगर अपनी पावर इंक्रीज करेगा तो दूसरे देश को लगेगा कि हमको हराने के लिए, हम पे अटैक करने के लिए पावर इंक्रीज करी जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशंस होंगे कि बैलेंस ऑफ पावर के लिए ये जाएंगे, तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। इसीलिए रिचर्ड एशले पोस्ट मॉडर्निज्म के स्कूल में यही बोलते हैं। काफी हद तक जो पोस्ट मॉडर्निज्म का स्कूल है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के स्कूल के क्लोज आता है, जो खुद यही बोलते हैं कि एनार्की का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि सिक्योरिटी डायलेमा है, कि आपस में आप पावर अपनी बढ़ाते रहो। एनार्की का मतलब ये भी तो हो सकता है कि आपस में जो कंट्रीज हैं कोऑपरेट करें, साथ में मिलकर के ग्रो करें। ऐसे क्यों नहीं एनालिसिस किया जाता? तो जिस तरीके से हम एनार्की को इंटरप्रेट करते हैं एक स्पेसिफिक वे में, जैसे रियलिस्ट है उन्होंने इसी वे में इंटरप्रेट किया कि इसकी वजह से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। इसको जिस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है हमेशा कि इसको सिक्योरिटी डायलेमा की सिचुएशन समझा जाता है, जिसके चलते स्टेट को ये कंपेल किया जाता है कि उसको पावर एक्वायर करनी ही करनी है। कि स्टेट के पास में जब हथियार होंगे तो आपस में अपने आप को सेव करने के लिए ये लोग हथियार एक्सपैंड करेंगे, अपने आर्म्स एंड एमिनेशन ज्यादा प्रोक्योर करेंगे। तो इसके चलते तो वॉर होगी ही होगी। और जब वॉर होती है तो फिर रियलिस्ट क्लेम कर देते हैं कि हमारी तो देखो थ्योरी साइंटिफिक है, क्योंकि हमने जो चीज बोली जिस भी लॉजिक पे, वो चीज सच हो रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप इंटरप्रेट ऐसे करवा रहे हो सामने वाले को कि वॉर होगी ही होगी फिर तो, किसी भी मिस हैपनिंग की वजह से। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत बार, बहुत नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आप दे सकते हो जिसमें ऐसे वॉर हुई है। क्यों? क्योंकि रियलिज्म की वजह से। रियलिज्म को इंटरप्रेट ऐसे किया जाता है, ये बताते ऐसे हैं। तो दिस इज अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म। ये समझ में आया? एनी डाउट अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म? एनी डाउट? अब आगे एक और स्कूल आता है विच इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म स्कूल। पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आ जाते हैं होमी भाभा, एडवर्ड सेड जैसे, गायत्री स्पिवक जैसे स्कॉलर्स, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म हमने कर लिया है, नेक्स्ट है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स जो होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन को जो स्टडी किया जाता है, ये अमेरिका को या यूरोप को ध्यान में रख के सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। मतलब सारी जो थ्योरीज बताई जाती हैं, जो पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स होते हैं, ये बात करते हैं सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, सॉरी, डायलेमा की। देखो, एक होता है सिक्योरिटी डायलेमा, एक होता है इनसिक्योरिटी डायलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा मीन्स कि सामने वाली कंट्री आप पे अटैक कर सकती है, जिसमें आप दूसरी बाहर की जो कंट्रीज है उससे आपको थ्रेट होता है। दैट इज सिक्योरिटी डायलेमा। इनसिक्योरिटी डायलेमा होता है कि आपको दूसरी कंट्री से थ्रेट नहीं है, आपको थ्रेट है जो आप ही की कंट्री में पनप रहा है। जैसे कि इंडिया में नक्सलिज्म, म्यांमार में आप देखोगे तो रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है कि लोग गुरीला वॉरफेयर जैसी टेक्निक्स अब अपना रहे हैं, ठीक है। तो ये इन सब चीजों से परेशान होते हैं।
यानी इनको खतरा बाहर से नहीं है, इनको अंदर से खतरा है, इंटरनल थ्रेट ये लोग फेस करते हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स का कहना था कि देखो, इंटरनेशनल रिलेशन की जो थ्योरीज हैं ज्यादातर वो यूरोप को ध्यान में रख करके बनाई गई है, ठीक है, वो सभी यूरोसेंट्रिक हैं। ये एक्चुअल इनकी हिस्ट्री पे बेस्ड नहीं है। ये थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं, जो बाद में इंडिपेंडेंट हुई, जो आज के टाइम पे पहले कॉलोनीज हुआ करती थी, आज के टाइम पे पोस्ट कॉलोनियल कैटेगरीज में आती हैं, इन कंट्रीज के लिए ये थ्योरीज रेलेवेंट नहीं है। इनके लिए सिक्योरिटी डायलेमा का कॉन्सेप्ट रेलेवेंट नहीं है। इनके लिए जो कॉन्सेप्ट रेलेवेंट होगा वो है इनसिक्योरिटी डायलेमा का। तो इसमें आते हैं मोहम्मद अयूब जैसे स्कॉलर्स, अमिताभ आचार्य जैसे स्कॉलर्स। जैसे मोहम्मद अयूब ने क्वेश्चन किया है कि जो सिक्योरिटी डायलेमा है वो इंडिया जैसे कंट्रीज हैं, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं, इनसे नहीं है, इनमें नहीं है, इनमें इनसिक्योरिटी डायलेमा है। जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो टेररिज्म पनप रहा है तो उससे पाकिस्तान के लोगों को ही कितना नुकसान है। तो बेसिकली ये इसीलिए बोलते हैं कि जो अमेरिकन स्कॉलर्स तो अपनी जो थ्योरीज होती है इंटरनेशनल रिलेशन की उसको साइंटिफिक बताते हैं, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे अफ्रीका जैसी कंट्रीज के बारे में मॉर्गन दाउ ने कहा कि अफ्रीका इज पॉलिटिकली एम्प्टी। केनेथ वॉल्स का कहना था कि ये रिडिकुलस होगा अगर हम जो इंटरनेशनल रिलेशन का डिसिप्लिन है उसमें हम मलेशिया की फॉरेन पॉलिसी को भी स्टडी करें, या कोस्टारिका की फॉरेन पॉलिसी को, या किसी भी थर्ड मॉरिशियस की फॉरेन पॉलिसी को कवर किया जाए। नहीं, रादर केनेथ वॉल्स जैसे स्कॉलर्स हैं यूरोप और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे ही कवर करते हैं। अगर ये दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे फोकस करेंगे तो इनको पता चलेगा कि वहां पर इनसिक्योरिटी डायलेमा एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, ना कि ना सिक्योरिटी डायलेमा। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज अबाउट दिस व्यू, ठीक है, इसमें जो हमें देखने को मिलता है इन दिस पार्ट। तो हमने अभी आज मार्क्सिस्ट स्कूल कवर कर लिया है, ठीक है। बाकी फंक्शनल स्कूल तो हम पहले कवर कर ही चुके हैं, एक तरीके से लिबरलिज्म में हमने कवर कर लिया था फंक्शनल स्कूल भी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ऐसे कुछ होने चाहिए जिसमें पहले लाइक जो भी नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं वो आपस में कोऑपरेट करना शुरू करें, फिर पॉलिटिकल एलिमेंट्स आए, कीप द पॉलिटिशियंस आउट, इस तरीके से हमने सारी बात की। दैट विल बी द फंक्शनल स्कूल। अब जो आखिरी चीज बची है वो है सिस्टम थ्योरी, दैट इज सिस्टम। सिस्टम थ्योरी अभी हम कवर करेंगे, बट विद सबसे पहले तो हम 5 मिनट की ब्रेक लेंगे, देन वी विल कवर सिस्टम थ्योरी। तो एक आखिरी टॉपिक बचा है इसमें थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में, विच इज सिस्टम थ्योरी। अभी कवर करेंगे विद इन 5 मिनट्स। So let us take a break, then we will continue this. And this is the last topic for this theory. इसके बाद मुझे नहीं लगता that there is anything that is left. हमारा इसमें कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट सब कुछ। सिस्टम अप्रोच इसमें रह जाएगा, दैट वी विल कवर। बाकी PDF I'll share today. I'll upload the PDF today. Let me actually upload it. Wait.
पहले मैं अपलोड करूँ, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, देन विल कंटिन्यू। ओके, I'm just coming in 3-4 minutes, then we will continue with the session.
सो लेट अस कंटिन्यू। लास्ट टॉपिक है हमारा इन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। टॉपिक है सिस्टम थ्योरी, दैट इज द सिस्टम अप्रोच। एक्चुअली में यहाँ पर जो सिस्टम अप्रोच है वो दी थी मॉर्टन कैप्लन ने। इसमें कुछ मॉडल्स हमको कवर करने होते हैं मॉर्टन कैप्लन के, ठीक है, वो कवर करेंगे। देखिए सिस्टम अप्रोच जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमने पढ़ी थी, बिल्कुल वैसा सही है। इनपुट आउटपुट रहेगा जिसमें कुछ एलिमेंट रहेंगे, आपस में इंटरैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग मॉडल्स रहेंगे, ठीक है। तो मॉर्टन कैप्लन की जो सिस्टम अप्रोच है वो कहीं ना कहीं जो डेविड ईस्टन की सिस्टम अप्रोच थी उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, उस पर बेस्ड है। तो ये जो सिस्टम अप्रोच है ये जनरल सिस्टम थ्योरी से ही इन्फ्लुएंस है। जनरल सिस्टम थ्योरी आपको पता है कि बायोलॉजी में दी गई थी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो ऑर्गन कैसे परफॉर्म करता है वो भी मैटर करता है। तो सिस्टम अप्रोच बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन पे इसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है, और इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है, कि दिस इज नॉट इंक्लूडिंग द फंडामेंटल फीचर्स ऑल्दो। देखिए ऑब्जेक्टिव ये था कि मॉर्टन कैप्लन देना चाहते थे एक ऐसी ग्रैंड थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन की जिसको फॉलो करके आप दो देशों के बीच में क्या चल रहा है या क्या होने वाला है वो आप पता लगा सको। तो एक ग्रैंड थ्योरी बेसिकली ये देना चाहते थे, यानी एक यूनिवर्सल थ्योरी देना चाहते थे। जैसे न्यूटन की जो ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, बिल्कुल वैसा ये देना चाहेंगे, जस्ट लाइक न्यूटन। तो वैसी थ्योरी देना चाहते थे जिसमें हम जो पहले हो चुका है, जो भी इंटरनेशनल रिलेशन के दो कंट्रीज के बीच में पास्ट के रिलेशंस को भी एक्सप्लेन कर सके, जिसके चलते हम प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको भी एक्सप्लेन कर सके, एंड फ्यूचर में क्या होगा उसको प्रिडिक्ट कर सके। तो बेसिकली ऐसी थ्योरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की मॉर्टन कैप्लॉन का ऑब्जेक्टिव ये था देने का। तो इसमें मॉर्टन कैप्लॉन इन टोटल 10 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स डेवलप करेंगे। इसमें 10 ऐसे मॉडल्स देंगे ये, ठीक है, जो कि बताएंगे कि दो जो कंट्रीज होती हैं उनके बीच का रिलेशंस कैसे रहेंगे। तो सबसे पहला मॉडल आता है, एक एक करके मॉडल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मॉडल आता है बैलेंस ऑफ पावर मॉडल। बैलेंस ऑफ पावर मॉडल। बैलेंस ऑफ पावर मॉडल में क्या है, देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 17th सेंचुरी से लेकर के वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने तक बैलेंस ऑफ पावर मॉडल से समझी जा सकती है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, मतलब तीन चार ग्रेट पावर्स थी, चार पांच ग्रेट पावर्स होंगी, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई इंटरनेशनल एक्टर नहीं रहेगा, मतलब देर इज एन एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, देर इज एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्टर, उसकी एब्सेंस रहेगी, ठीक है, इंटरनेशनल एक्टर की। जैसे कि आज के टाइम पे हमें यूनाइटेड नेशन और ये सभी बॉडीज दिखती हैं, उस टाइम पे ये नहीं होंगी। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर में सिक्योरिटी डायलेमा की बात की जाती है कि ये जो आपस में जो मल्टीपल पावर्स हैं, चार पांच ग्रेट पावर्स हैं, ठीक है, ये आपस में बैलेंस क्रिएट करके रखेंगे अलायंसेस के थ्रू। मान लीजिए ये अलायंस कर रही है दो कंट्रीज आपस में, तो ये इन दोनों कंट्रीज के खिलाफ हो सकती है, ठीक है, लाइक ये इनके एनिमीज हो सकते हैं। तो इस टाइप में बिलियर्ड बॉल मॉडल हमको देखने को मिलता है, बीबीएम विच इज बिलियर्ड्स बॉल मॉडल, यानी कोई भी यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है, इंटरैक्शन नहीं है, ओनली इंटरैक्शन जो होता है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरैक्शन होता है, जिसकी वजह से आपस में इन कंट्रीज के लैक ऑफ इंटरैक्शन की वजह से सिक्योरिटी डायलेमा प्रेजेंट होता है। दैट इज बैलेंस ऑफ पावर मॉडल। अगला हम देखते हैं बायपोलर मॉडल, ठीक है, नेक्स्ट मॉडल जो इन्होंने दिया दैट इज बाइपोलैरिटी। तो ये बैलेंस ऑफ पावर मॉडल कब से कब तक है, 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग से लेकर के वर्ल्ड वॉर टू के एंड होने तक ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में क्या हो रहा था। देन आता है सेकंड मॉडल।
सेकेंड मॉडल इज बाइपोलर मॉडल। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद में सभी को पता है कि बाइपोलैरिटी आ जाएगी, जिसमें दो हम देखेंगे कि पावर ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टाइट बाइपोलर। ये 1940 से लेकर के 1960 तक टाइट बाइपोलैरिटी रहेगी, यानी पूरा जो वर्ल्ड होगा दो पावर ब्लॉक में डिवाइडेड होगा। इसमें एक साइड पे आप देखोगे यूएसए एंड दूसरी साइड पे यूएसएसआर, और बाकी जो कंट्रीज होंगी वो इनकी सैटेलाइट स्टेट्स होंगी। ठीक है, जैसे यूएसए के साथ में इसके ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यूएसएसआर के साथ में, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यूएसए के साथ में होंगी, पाकिस्तान यूएसए के साथ में होगा। सो दैट वाज द टाइट बाइपोलर ऑर्डर। इसमें दो सुपर पावर हैं और बाकी सभी स्टेट्स जो होंगी वो सैटेलाइट की तरह काम करेंगी, इसमें दो पोल्स रहेंगे। फिर आता है 1960s के बाद 1961 में बेसिकली हम देखते हैं जब इंडिया नाम अपना लॉन्च करेगा 1961 में, दैट्स व्हेन ये लाइट जो टाइट हमने देखा बाइपोलर ऑर्डर, ठीक है, दिस इज अ टाइट बाइपोलर, ये लूज बाइपोलर मॉडल में हो जाएगा कन्वर्ट। तो इसको जो अलग मॉडल दिया इन्होंने इसको रिप्रेजेंट करने का, मॉर्टन कैप्लन ने, वो दिया लूज बाइपोलर। इसमें क्या होगा कि पावर ब्लॉक्स हैं, यूएसए है, यूएसएसआर है, ठीक है, एंड इसमें एक थर्ड एंटिटी है विच इज नैम। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो नैम का पार्ट होंगी। जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे कि सैटेलाइट स्टेट्स यहाँ पर भी रहेंगे यूएसए के एलाइज, लेकिन 120 कंट्रीज आज के टाइम पे नैम का पार्ट है। यूएसएसआर तो खैर डिसइंटीग्रेट हो ही गया है रशिया एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है, तो लेकिन बायपोलैरिटी यहाँ पर थोड़ी लूज हो जाएगी बिकॉज ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट के आने से। फिर अगला जो मॉडल इन्होंने दिया दैट इज वेरी लूज बायपोलर मॉडल। वेरी लूज बायपोलर मॉडल, इसमें क्या होगा, इसमें ये है कि यूएसए भी है, यूएसएसआर भी है और नैम भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कुछ यहाँ की जो सैटेलाइट स्टेट्स हैं जो यहाँ पर यूएस और यूएसएसआर के साथ में थे, इनमें से कुछ स्टेट्स अलग हो जाएंगे, जैसे फ्रांस इस बाइपोलैरिटी से बाहर आ जाएगा, तो ये वेरी लूज हो गया। इसमें जो सैटेलाइट स्टेट्स होंगे ये ऑर्बिट से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब जो पावर ऑफ अट्रैक्शन थी दो पोल्स के बीच में वो काफी हद तक कम हो जाएगी, दैट्स व्हाई। तो इट्स अ वेरी लूज बाइपोलर मॉडल। अब फिर एक आता है, अब ये वैसे हाइपोथेटिकल मॉडल है, क्योंकि देखिए ये यूनिवर्सल मॉडल देना चाहते थे कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो कुछ जो मॉडल्स रहेंगे वो हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो अगला जो फोर्थ मॉडल आएगा, सॉरी दिस इज द फिफ्थ मॉडल दैट वी आर डिस्कसिंग, चार हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट जो मॉडल आएगा वो है यूनिवर्सल एक्टर मॉडल। यूनिवर्सल एक्टर मॉडल, यूनिवर्सल एक्टर मॉडल में क्या होता है, एक जो एक्टर होगा वो सबसे पावरफुल होगा, ठीक है, वो पावरफुल होगा तो वर्ल्ड गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी, और बाकी सभी इसमें क्या रहेगा कि बाकी सभी जो स्टेट्स होंगे ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में होंगे, वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है, एक ऐसी गवर्नमेंट कि बाकी सभी जो स्टेट्स हैं वो इसके अंडर में हो, जिसमें पोल्स जो दो पोल्स बने हुए थे या जितने भी पोल्स बने थे सब वैनिश हो जाए, ये हाइपोथेटिकल है, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। देन कम्स हायरार्किकल सिस्टम मॉडल। अब जो यूएसए जिसमें हेजीमनी यूएसए की दिखेगी वो है हायरार्किकल, सो दिस इज हायरार्किकल। नेक्स्ट आता है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल का मतलब होता है जब सारे स्टेट्स एक स्टेट के अंडर में आ जाए। देखो डिफरेंस क्या है, यूनिवर्सल एक्टर मॉडल में एक वर्ल्ड गवर्नमेंट थी, ठीक है, और उसके अंडर में सारे स्टेट्स रहेंगे। अब जो वर्ल्ड गवर्नमेंट बनी है हो सकता है सभी स्टेट्स के कुछ यहाँ से हेड्स जाएं या आपस में मिल करके एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाए, कुछ भी हो सकता है, तो हाइपोथेटिकल है ना, बिकॉज लेकिन हायरार्किकल मॉडल में क्या होगा, एक स्टेट है जो सुप्रीम है, जैसे यूएसए जैसा, इस स्टेट के अंडर में बाकी स्टेट्स रहेंगे, ठीक है, बाकी स्टेट इसके अंडर में होंगे। तो यानी वर्ल्ड जब यूनिपोलर हो जाएगा, इट इज दैट
तो ये यूनिवर्सल एक्टर मॉडल के ऑपोजिट है। तो हम देखते हैं इट विल बी अ यूनिपोलर हायरार्किकल मॉडल, मतलब यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें क्या होता है, हायरार्की में ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट रहता है, फिर नीचे इसके हायरार्की में वीक स्टेट रहते हैं। फिर आया अगला यूनिट वीटो मॉडल। एक और मॉडल जो इन्होंने दिया वो है यूनिट वीटो मॉडल। यूनिट वीटो मॉडल का मतलब होता है कि सभी स्टेट्स के पास में इक्वल कैपेसिटी है एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की। ये भी हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, कि मान लीजिए वर्ल्ड के सभी स्टेट्स हैं, उनके पास में इतनी कैपेसिटी है कि वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इनको अलायंस की जरूरत नहीं है। तो दैट इज यूनिट वीटो मॉडल। अब इनको किसी अलायंस की जरूरत नहीं। फिर आता है नेक्स्ट मॉडल विच इज इनकम्प्लीट न्यूक्लियर डिफ्यूजन मॉडल। इनकम्प्लीट न्यूक्लियर डिफ्यूजन मॉडल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मॉडल? यानी कुछ ऐसे, ये हाइपोथेटिकल नहीं है, कुछ ऐसे 14-15 स्टेट्स होंगे जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। ये स्टेट न्यूक्लियर वेपन पोजेस करेंगे, इसीलिए मैंने क्या बात की, इनकम्प्लीट। मैंने ये नहीं बोला कि न्यूक्लियर डिफ्यूजन होगा, आई एम सेइंग इनकम्प्लीट न्यूक्लियर डिफ्यूजन। मतलब ऑलमोस्ट सभी जो नेशंस हैं सबने अपनी न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की हुई है, एनपीटी। तो वो लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे, जैसे 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, इनके पास में है। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया हो गया, इसमें क्यूबा हो गया। एट द सेम टाइम हमें देखने को मिलता है ईरान, इजराइल, ये सभी कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन नहीं की हुई है एनपीटी। तो ऐसे कुछ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज इनकम्प्लीट न्यूक्लियर डिफ्यूजन मॉडल। इसकी भी बात की मॉर्टन कैप्लन ने। इसके अलावा मॉर्टन कैप्लन ने फिर नेक्स्ट बात की डिटेंटिव सिस्टम मॉडल की। डिटेंटिव सिस्टम मॉडल, इसका क्या मतलब होता है? इसका देखिए, ये एक ऐसा पीरियड था जिसके बीच में यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो टेंशन्स थी वो रिलैक्स थी। देखिए, ये क्या होता है कि दो पावर ब्लॉक्स थे, ठीक है, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर आपस में भिड़ रहा था, ठीक है, पावर के लिए। बेसिकली दे वर फाइटिंग विद ईच अदर। लेकिन एक ऐसा पीरियड आएगा जब इनके बीच में जो टेंशन होगी वो कूल ऑफ होगी, मतलब रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन हम देखेंगे। जैसे कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बाद होगा। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, आपको पता है कि यूएसएसआर ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स अपनी प्लेस कर दी थी, जिसकी इन न्यूक्लियर मिसाइल्स की जो रेंज थी वो पूरे यूएसए को कवर करती थी। यानी अगर यहाँ से ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस यहाँ से स्टार्ट होता, ये न्यूक्लियर वेपन अपने छोड़ते, तो उस टाइम पे तो डिफेंस मैकेनिज्म भी नहीं था कि एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाया हो। तो यूएसए यहाँ पर क्यूबा पे छोड़ता एंड यूएस रशिया पे छोड़ता, मान लीजिए। लेकिन इसकी वजह से नुकसान यूएसए का भी होता है, रशिया का भी होता है, लेकिन यहाँ से न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें यूएसएसआर ने थोड़ी मेच्योरिटी दिखाई एंड इसमें यहाँ से जो ये न्यूक्लियर मिसाइल्स थी फाइनली ये हटाई। सो इस रीजन की वजह से जब ये सिचुएशन आई कि हटाया गया, तो थोड़ी सी इनके बीच में जो टेंशन थी वो रिलैक्स हुई थी। उस सिस्टम को बोलते हैं हम डिटेंटिव सिस्टम मॉडल। एंड फाइनली जो हमारा आखिरी सिस्टम मॉडल है जो इन्होंने दिया, दैट इज द 10th मॉडल गिवन बाय रॉबर्ट, सॉरी, मॉर्टन कैप्लन, नॉट रॉबर्ट। रॉबर्ट कॉक्स इज अ मार्क्सिस्ट, नियो मार्क्सिस्ट बेसिकली। तो इन्होंने जो दिया वो मॉडल था अनस्टेबल ब्लॉक मॉडल। अनस्टेबल ब्लॉक मॉडल। अनस्टेबल ब्लॉक मॉडल कौन सा मॉडल है? अनस्टेबल ब्लॉक मॉडल इज डिटेंटी, जो मॉडल है उसका एकदम ऑपोजिट होता है, जिसमें बहुत सस्पेशन होता है, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे। इसमें रिलैक्सेशन नहीं होता, इसमें आपस में बहुत ज्यादा राइवलरी चल रही होती है, बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है कि कोल्ड वॉर दोबारा से शुरू होने वाला है। इस टाइप के जो मॉडल होता है वो अनस्टेबल ब्लॉक मॉडल होता है। तो इस टाइप के मॉडल्स रॉबर्ट कैप्लन, मॉर्टन कैप्लन ने दिए। अब इसको खैर इवेल्युएट किया जाता है क्रिटिकली। इसको अगर इवेल्युएट करना हो तो उसमें आप कोट कर सकते हैं स्टैनले हॉफमैन को।
स्टैनली हॉफमैन क्रिटिसाइज करते हैं मॉर्टन कैपलन के सिस्टम अप्रोच को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। इनका मानना था कि सिस्टम अप्रोच इज अ ह्यूज मिसस्टेप। मतलब एक स्ट्रेंज तरीके का गेम है ये, जिसमें इन्होंने बेसिक स्टफ भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का होता है उसके बारे में बात ही नहीं की। रादर ये जो मॉडल दिए गए हैं अभी, जैसे हमने मॉडल दिए ना, एज इट इज ये मॉडल इन्होंने बताए, तो इतने एनालिटिकल भी, उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस भी एक्सप्लेन नहीं की। कुछ मॉडल्स हमने अभी देखे जो हाइपोथेटिकल हैं, जो इमेजिनरी हैं, जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं हो सकते। कुछ ऐसे मॉडल्स इन्होंने बताए जो आउटडेटेड हैं, बहुत पहले हो चुके हैं, अब नहीं हो रहे हैं। कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो आज के टाइम पे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है उससे मैच ही नहीं करते हैं। तो इस तरीके से स्टैनले हॉफमैन इनको क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्न कैपलॉन को। तो यानी अगर आपका क्वेश्चन आए, सिस्टम अप्रोच के सभी मॉडल्स को डिस्कस कीजिए या क्रिटिकल इवैल्यूएशन कीजिए, आप ये 10 के 10 मॉडल्स बताएंगे, इंक्लूडिंग हिज पर्पस क्या था इनका, सभी मॉडल्स को फैक्चुअली बता करके फिर आप इसको इवैल्यूएट करेंगे कि इसमें ये एनालिटिकल नहीं है, ये आउटडेटेड मॉडल्स हैं, इसमें कुछ हाइपोथेटिकल मॉडल्स हैं, इस तरीके से। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिसिप्लिन का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि किस तरीके से पीस एस्टैब्लिश किया जा सके दो देशों के बीच में। और ये मॉडल तो हमें बता ही नहीं रहा है कि पीस कैसे एस्टैब्लिश करना है, तो इसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है। तो ये मॉडल बेसिक रिक्वायरमेंट सिस्टम थ्योरी की फुलफिल नहीं करता है। ना तो ये एनवायरनमेंट एक्सप्लेन करता है, ना ही ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है, ना ही फंक्शंस को, ना ही इनपुट आउटपुट प्रोसेस को। कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं है बेसिकली। जो भी पार्टीज के बारे में बता रहे हैं, जैसे बाइपोलर मॉडल हो गया, टाइट पोलर मॉडल और ये सब चीजें, उसमें जो स्ट्रक्चर है, जो जो पार्टीज हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसमें साथ ही साथ डोमेस्टिक फैक्टर्स नहीं इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डोमेस्टिक वेरिएबल्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी चीज इसमें नहीं है। तो इस तरीके से स्टैनली हॉफमैन इनको क्रिटिसाइज करते हैं एंड ये कहते हैं कि ये रेलेवेंट नहीं है जो इन्होंने दिया है। सो दिस इज द all the models, the system approach in international politics। इसके साथ में हमारी जो थ्योरीज थी इंटरनेशनल रिलेशन की वो सभी कंप्लीट हो चुकी हैं। यूनाइटेड नेशन का टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ, बट यू हैव टू डू विद दोज टॉपिक्स, एंड कोल्ड वॉर के मैं पीडीएफ आपको दे चुकी हूँ ऑलरेडी। देखिए, क्योंकि बहुत फैक्चुअल है इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बोला था, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी ओवरलैपिंग रहेंगी। तो द टॉपिक्स दैट आर ओवरलैपिंग, जो ओवरलैप हो रहे हैं, उन टॉपिक्स के लिए आई रिकमेंड यू टू कवर वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, हालांकि मैंने पीडीएफ आपको दे दी है इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से। बाकी इसको आगे आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ ऐसी जैसे ईयू हो गया, एपेक हो गया, एट द सेम टाइम आसियान हो गया, ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कवर करना है, सार्क हो गया, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। लेकिन हम इसको कवर करेंगे जो 20 दिसंबर से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशन का, उसमें फर्दर हम कवर करेंगे। सो दिस इज इट for today, guys. Thank you very much.